Very good afternoon to all of you and all the person who has joined online. So we are back after 6 months. हम लोग ने लास्ट अक्टूबर में सेशन लिया था, right? जितने भी अपडेट्स टिल अक्टूबर 24 हुए थे, relevant circular notification, we have covered all this. Now in this session we are going to cover the relevant notification, circulars, case laws, and proposed amendments in budget 2025 from November to till date, right? Now, in this session, we are going to cover the proposed amendments in Budget 2025, relevant circular notification issued during this period, amendment in rules, notifications, right? And the things are going to be applicable from 1st April 2025. Invoice management system, ISD mechanism, which are going to implement from 1st April, right? Relevant case laws, rulings, and year-end GST compliance checklist. As the 31st March is near, तो क्या क्या हमें checklist follow करनी है, which compliance we have to follow, we are going to cover that also in this session. And the next one is automation, क्योंकि compliances daily basis पे बढ़ते जा रहे हैं, 2B RICO, IMS, ISD, तो reconciliation part इतना ज़्यादा हो गया, तो relevant tools we are providing for the same, right? So shall we start? Now, retrospective amendment to section 17(5)(d), plant और machinery, plant and machinery. लास्ट सेशन में हम लोग ने सफारी रिट्रीट्स का कवर किया था, राइट? सफारी रिट्रीट्स का जजमेंट था, उन्होंने केस रिमांड बैक कर दिया था ओडिशा हाई कोर्ट को कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी टेस्ट आप डिसाइड करो कि आईटीसी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एलिजिबल और नॉट, राइट? तो जैसे ही वो जजमेंट आई तो सब लोग ने आईटीसी लेना भी स्टार्ट कर दिया था, कंसीडरिंग कि हम लोग फर्दर रेंट पे देने वाले हैं, राइट? तो आफ्टर 6 ईयर गवर्नमेंट को ऐसा एहसास हुआ कि भाई नहीं भाई, हमसे तो एक्ट में टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट और मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. स्टार्टिंग से वो प्लांट एंड मशीनरी ही कंसिडर होगा, राइट? So they have make the amendments in the act only. Act में उन्होंने retrospective, that is from July 2017, ऐसा बोला है कि it will be read as plant and machinery, right? So जो सफारी रिट्रीट्स की जजमेंट थी, जो रिमांड बैक केस हुआ था, फंक्शनैलिटी टेस्ट के बेसिस पे डिटरमाइन करो, वो यहाँ पे नलिफाई हो जाएगी. बिकॉज अगर स्टार्टिंग से ही एक्ट में क्लैरिफाई हो गया कि प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसका आईटीसी एलिजिबल नहीं होगी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन. अभी इसमें भी 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं. अभी सफारी रिट्रीट्स का आया अक्टूबर मंथ में, राइट? आफ्टर 5 इयर्स इन लोग 6 इयर्स इन लोग ने बजट में अभी बोला कि नहीं प्लांट एंड मशीनरी है, तो काफी सारों ने क्रेडिट ले भी ली होगी. तो क्या होगा, नोटिस 73 भी होगा, 74. जजमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो 6 मंथ्स में अगर किसी ने क्लेम करी होगी तो उसके बेसिस पे 73 इवोक कर सकते हैं. बट आफ्टर क्लैरिफिकेशन उन्होंने एक्ट में अमेंड कर दिया है, स्टिल एसएससीज ने अगर वो क्रेडिट ली है तो वो 74 भी इवोक होगा, राइट? क्लियर? ये सबको याद है ना सफारी रिट्रीट्स वाला तो मैटर पूरा. इसके बेसिस पे काफी सारों ने अभी लास्ट 6 मंथ्स में जो भी क्रेडिट है एनुअल रिटर्न फाइल हुआ क्लेम भी कर ली है, राइट? सो जैसे ये एक्ट में अमेंडमेंट हो जाएगा तो इट इज रिकमेंडेड कि जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आईटीसी है, गवर्नमेंट का इंटेंशन स्टार्टिंग से क्लियर है कि वो नहीं मिलेगी, राइट? सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस. नाउ supply of goods from warehouse in SEZ, FEZ, FTWZ before supply meant to export or DTA. अभी एक सर्कुलर इन्होंने क्लैरिफाई किया कि इफ यू आर सप्लाइंग एनी गुड्स फ्रॉम SEZ टू कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, तो वो इट विल नाइदर कंसिडर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर कंसिडर सप्लाई ऑफ सर्विस. अभी इसका रीजन क्या था? एक्चुअल में बीच में एक नोटिफिकेशन आई थी कि आप लोग कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट? नॉट इन SEZ एरिया. सो कंफ्यूजन ये हो रही थी कि भाई SEZ यूनिट से अगर DTA में ट्रांसफर होता था, नॉर्मली बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स कंसिडर करके उस पर GST पेमेंट कर रहे थे, राइट? बट SEZ 2 आपने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स रखा, राइट? फर्दर सप्लाई जब करोगे तब वो सप्लाई कंसिडर होगा. बट इवन इफ आपने SEZ 2 कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस विच इज सिचुएटेड इन DTA यूनिट, तो भी वो सप्लाई कंसिडर नहीं होगा, राइट?
और एज इज वेरियस बेसिस कॉन्सेप्ट तो इनका रहता ही है कि अगर आपने कोई पेमेंट कर भी दी है उसके ऊपर तो उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर? नाउ दे हैव इंसर्टेड वन सेक्शन 34(2) क्रेडिट नोट्स का। मेनली इसका रीजन क्या था वो भी मैं जस्ट डिस्कस कर लूंगी कि दे हैव मेक इट मैंडेटरी फॉर द सप्लायर कि जो रजिस्टर रिसिपिएंट ने जिसने क्रेडिट नोट इशू किया, राइट, उसने अगर क्रेडिट रिवर्स करी होगी तो ही आउटवर्ड सप्लायर की लायबिलिटी रिड्यूस होगी, राइट। अभी सिचुएशन क्या हो रही थी कि मैंने आपको सप्लाई किया, आपने मुझे फुल पेमेंट कर दिया, राइट। क्रेडिट नोट की पीरियड रहता है 30 नवंबर तक, तो आप लोग को इन्फॉर्म करे बिना मैंने पोर्टल पे आपका क्रेडिट नोट अपलोड कर दिया। उससे क्या हो गया, उसने तो अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर दी, अब हमारे पास तो ऐसा क्रेडिट नोट आया नहीं, राइट। तो उसको डिपार्टमेंट को इसमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो इन लोग ने कंपलसरी ऐसा बोला है कि अगर सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसको उसकी लायबिलिटी तभी रिड्यूस होगी इफ रिसिपिएंट रिवर्स दी आईटीसी। और इसके लिए अभी उन लोग ने एक सर्टिफिकेशन भी मांगा है कि भी 5 लाख से ज्यादा की अमाउंट हो तो सीए सर्टिफिकेट लगेगा कि भी सामने वाले रिसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स कर दी है, राइट। और इसको इन्होंने लिंक भी कर दिया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से, जो हम लोग लेटर ऑन कवर करेंगे कि उसमें ये हमें क्या चीज का ध्यान रखना है एमएस के टाइम पे, राइट। क्लियर? इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एज सच अक्टूबर 24 से पोर्टल पर लाइव हो गया है, बट प्रॉपरली नहीं हुआ। एक्सेप्ट फंक्शनैलिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25 प्रपोज्ड है कि भाई ये आप लोग मैंडेटरी कर दो, बट अभी तक कुछ मैंडेटरी किया नहीं है, बट सिस्टम पर लाइव हो गया है। तो रिकमेंडेड है कि कुछ 4 पॉइंट्स है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करूंगी कि आईएमएस में आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, राइट। नाउ अमेंडमेंट आईएसडी जो मेन आज का टॉपिक भी है, काफी सारे जनों ने इसके लिए ही ज्वाइन किया है, विच इज गोइंग टू एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 25 मैंडेटरली, राइट। तो बजट में सिर्फ एक चीज इन्होंने इंसर्ट किया कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस का होगा आरसीएम भी, तो वो भी आईएसडी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। आईएसडी का फुल फ्लेज कैसे हमें फॉलो करना है, क्या रिटर्न्स फाइल करने हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी आईटीसी, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, राइट। ये अभी स्पेसिफिकली बजट में क्या क्या प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं अभी। नाउ प्री डिपोजिट फॉर अपील्स ऑन पेनल्टी ऑर्डर्स। अभी पेनल्टी के ऊपर डिपॉजिट फाइल करनी पड़ती थी क्या? जनरली आप लोग का कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो अर्लियर 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ता था और फिर आपकी अपील एडमिट होती थी, राइट। तो काफी सारे ऑर्डर्स ऐसे भी थे जिसमें सिर्फ पेनल्टी की डिमांड थी, जैसे डीजीजीआई की आई तो 100% पेनल्टी लगा दी, 300 करोड़ 400 करोड़ की डिमांड्स भी होती थी, राइट। सो उस टाइम पे लॉ में क्या लिखा हुआ था कि सिर्फ टैक्स अमाउंट का आपको 10% प्री डिपॉजिट भरना है, तो देयर इज नो कंडीशन फॉर प्री डिपॉजिट फॉर पेनल्टी ऑर्डर्स। आपका सिर्फ पेनल्टी ऑर्डर आया था, तो ये हार्श प्रोविजन भी बोल सकते हैं कि जिस केसेस में सिर्फ पेनल्टी के ऑर्डर्स हैं उस केसेस में भी अगर आपको अपील एडमिट करनी है तो आपको 10% ऑफ दी पेनल्टी अमाउंट का डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ इंसर्शन ऑफ सेक्शन 148A 122 ट्रैक एंड ट्रेस, ये स्पेसिफिक इन लोग कोई कॉमोडिटीज लेके आने वाले हैं जिसके ऊपर ये लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग करेंगे कि गुड्स कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है और उसकी लिस्ट ये लोग फर्दर स्पेसिफाइड करेंगे। नॉट मच रेलेवेंट, जस्ट कवर्ड। नाउ इन द proposed budget they have reduced the custom duty on the following like ornaments of गोल्ड ज्वेलरी वगैरह के हैं, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है दे हैव रिड्यूस फ्रॉम 25% टू 20%। और कुछ ऐसे हैं कि जो विद इफेक्ट फ्रॉम जिस दिन आपका बजट अनाउंस हुआ था उसके नेक्स्ट डे से ही एप्लीकेबल हो गए हैं, और कुछ आफ्टर दैट मई में एप्लीकेबल होंगे, राइट। सो गोल्ड बार की ड्यूटीज जो है स्वच्छ भारत से 10% से रिड्यूस कर दिया इन्होंने, नलीफाई कर दिया है। प्लेटिनम फाइलिंग पे अर्लियर 25% लगती थी कस्टम ड्यूटी, नाउ द सेम हैज बीन रिड्यूस टू 5%, राइट। Same for solar cell also. Now, a new scheme has been announced by the government, Diamond Impressed Authorization Scheme. Any idea? किसी को नहीं आइडिया क्या है एग्जैक्टली ये स्कीम? This scheme is going to be applicable from 1 April 25, right? अब इसमें क्या क्राइटेरिया रहेंगे?
कट एंड पॉलिश डायमंड जब हम इंपोर्ट करते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है, जीएसटी लगता है, राइट? सो बाय दिस स्कीम they have specified that you can import natural cut and polished diamond, broken diamond of less than 25 cents. 25 cents से कम के आपके डायमंड होंगे, पॉलिश, कट एंड पॉलिश डायमंड, that you can import without paying any duty. तो इसमें आप लोग को इंपोर्ट कर सकते हो, और काफी स्पेसिफिकली रहेगा कि स्मॉल डायमंड्स के लिए है, 25 सेंट से कम के जो रहेंगे, राइट? इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस है, क्राइटेरिया है विच वी हैव टू फुलफिल टू टेक बेनिफिट ऑफ द सेम, राइट? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लैब ग्रोन, इट इज ओनली फॉर नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड के लिए है, राइट? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? होल्ड्स 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस और अबव। ऐसा लग रहा था कि 25 सेंट्स के लिए तो ओनली स्मॉल डीलर्स को कवर किया, नहीं। If the company having an export performance of USD 50 million in cut and polished diamond during the past 3 years, right, they are eligible for this scheme. They have filed their all GST and income tax returns for all the 3 financial year, right? तो अगर आपने रिटर्न्स फाइल कर लिए हैं कंपनी का, ईच ईयर का एनुअल टर्नओवर ऑफ कट एंड पॉलिश डायमंड इज मोर देन 15 मिलियन यूएसडी, मतलब अप्रोक्स 130 करोड़ का आपका टर्नओवर है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, राइट? नाउ कंडीशंस कुछ रहेंगी इसकी स्कीम की। कंडीशन क्या है कि एक्सपोर्टर कैन इंपोर्ट फर्स्ट नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड अप टू 5% ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। आपके 3 फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आपकी यूएसडी टर्नओवर कितना होगा? 15 मिलियन, राइट? उसका कितना इंपोर्ट आप ड्यूटी फ्री कर सकते हैं? 5% ईच ईयर का जो रहेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना? 115 मिलियन यूएसडी, राइट? तो जिनका टर्नओवर ज्यादा रहेगा, मोर देन 130 करोड़, राइट, वो लोग मैक्सिमम 130 करोड़ तक का इंपोर्ट ऑफ 25 सेंट्स डायमंड का, नेचुरल कट एंड पॉलिश का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ 8 करोड़ अप्रोक्स जीएसटी अमाउंट का। सो अगर आप लोग के ऐसे डायमंड्स हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम सब्जेक्ट टू कंडीशन, राइट? नाउ सेकंड कंडीशन इज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मस्ट बी फुलफिल्ड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ। आपने इंपोर्ट किया है, यू हैव टू एक्सपोर्ट द गुड्स आफ्टर वैल्यू एडिशन ऑफ 10%, एज इट इज नहीं करना है, राइट? After doing any activities, you have to done the value addition of minimum 10% and you have to export the goods after within 6 months, right? Third condition is actual user condition. जिसने import किया है उसको ही उस पे एक्टिविटीज करके फर्दर एक्सपोर्ट करना है, राइट? मैंने इंपोर्ट किया, फर्दर मैंने किसी को सेल आउट कर दिया, उसने एक्सपोर्ट करा, दैट इज नॉट अलाउड, राइट? बट जॉब वर्क करवा सकते हैं, बट फर्दर सेम एंटिटी जिसने इंपोर्ट किया है उसी को ही विद इन 6 मंथ इसको री एक्सपोर्ट करना है, राइट? और इट इज परमिसेबल ओनली थ्रू मुंबई एयरपोर्ट। अभी सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट के थ्रू ही ये एक्सपोर्ट परमिट हो रहा है, क्योंकि आप वहां से शिपिंग बिल वगैरह जनरेट करोगे तो वहीं से ही आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा। क्लियर? एनी डाउट? स्कीम क्लियर है? अगर इसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं तो हम लोग काफी सारे क्लाइंट्स में रिकमेंड कर सकते हैं, राइट? नाउ ये थी प्रपोज्ड बजट amendments, relevant notifications, right? Now we will cover the recommendations made in the 55th council meeting, right, which was held in December 24. 55th council meeting में ही काफी सारे points discuss हुए थे, like safari retreats का, vouchers का. So we are going to cover relevant circular issued for the same, right? The first circular issued for omission for time of supply, provision for voucher. वाउचर को लेकर काफी इशू आ रहा था। ये बेसिकली जितने भी सर्कुलर इशू हुए हैं ना, डिमांड जो डिपार्टमेंटल नोटिस वगैरह आ रहे थे, राइट, उनको क्लैरिफिकेशन नेचर के हैं और वो रिट्रोस्पेक्टिव ही कंसीडर होते हैं कि वो स्टार्टिंग से वही है, क्लैरिफिकेशन से, राइट? सो ओमिशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, प्रोविजन फॉर वाउचर्स। वाउचर के केस में अर्लियर क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई 12 और 13 सेक्शन में कि अगर आपकी सप्लाई जो है वो प्री डिटरमाइंड है
तो जिस टाइम पे आप वाउचर इशू कर रहे हो उसी टाइम पे आपकी जीएसटी लायबिलिटी आ जाएगी। क्लियर? और अगर प्री डिटरमाइंड नहीं है तो जब भी आप रिडीम करोगे तब आ जाएगी। अब उस केस में डिपार्टमेंट को इशू क्या हो रहे थे कि भाई जब वो वाउचर रिडीम हो रहे थे तो कुछ में हमने पहले पेमेंट कर दिया है, राइट? तो वो ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो दे हैव ओमिट दिस प्रोविजन और क्लैरिफाई कर दिया कि वाउचर्स आर ओनली मनी इंस्ट्रूमेंट, राइट? इट इज नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो क्या उस पर टैक्सेशन नहीं आएगा? रीजन क्या है कि जैसे सपोज मैंने 1 लाख का आपको गुड्स सेल किया, राइट? तो उसके सामने वाउचर था 5,000 का। तो अर्लियर कैसे होता था? 1 लाख माइनस 5 करके 95 होता था। क्यों? क्योंकि 5 पे ऑलरेडी पेमेंट हो गया, राइट? नाउ दे हैव क्लैरिफाइड कि 1 लाख के ऊपर ही आपको जीएसटी की अमाउंट पे कर देनी है। जब भी आपकी सप्लाई इवॉल्व होगी तभी आपको जीएसटी पे कर देना है। वाउचर्स आर जस्ट एज अ मनी रिडीम्शन के होंगे, राइट? नाउ फर्दर उसमें क्वेश्चंस आए कि भाई जो लोग वाउचर्स की डीलिंग करते हैं, कमीशन मिलता है उनको, तो उनपे जीएसटी आएगा। यस, जीएसटी उनपे आएगा बट नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ वाउचर्स, राइट? इसमें काफी टाइम से इश्यूज चल रहे थे तो दे हैव क्लैरिफाइड द थिंग्स। क्लियर? नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी 16(2)(b). 16(2)(b) में एक कंडीशन है कि द रिसिपिएंट मस्ट रिसीव द गुड्स, है ना? कि आपको गुड्स कंपल्सरी रिसीव्ड होना चाहिए। तो अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हो रहा था कि एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते थे तो वहां पे सप्लाई डायरेक्ट फैक्ट्री गेट से टर्मिनेट हो जाती थी। डीलर ऐसा बोलता था कि आप गुड्स यहाँ पे डायरेक्ट डिलीवर कर दो, राइट? तो ऑफिसर्स ऐसे बोलते थे यू हैव नॉट रिसीव द गुड्स, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो आईटीसी के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि 16(2) में ऐसा लिखा हुआ है कि द रिसिपेंट मस्ट रिसीव द गुड्स। इस केस में डीलर ने ही इंश्योरेंस करवाया है, फ्रेट चार्जेस पेमेंट किया, डिलीवरी वहीं पे टर्मिनेट हो गई, राइट? तो आप रिसिपेंट को क्रेडिट नहीं मिलेगी, ऐसे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे। तो दे हैव क्लैरिफाइड कि इन दैट सिचुएशन ऐसा डीम्ड माना जाएगा कि जो डीलर है दे हैव रिसीव्ड दैट गुड्स और वो लोग एलिजिबल होंगे आईटीसी के लिए, सब्जेक्ट टू कंडीशंस कि आपके नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आपने ट्रांसफर कराओ तो नहीं मिलेगी, राइट? गुड्स लॉस्ट हो गया, they have to reverse the ITC considering the 17(5) जो जनरल प्रोविजन है वो, राइट? क्लियर? नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑनलाइन सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। लास्ट टू लास्ट ईयर एक प्रोविजन आया था कि यू हैव टू मैंडेटरी मेंशन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट। अगर इंटरस्टेट है तो आप लोग को कंपल्सरी प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि उस स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो रहा था, राइट? तो स्टिल काफी सारी जगह पे लोग मेंशन नहीं करते थे, उसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर ही कंसिडर करके सीएनएस चार्ज कर रहे थे, राइट? नाउ दे हैव क्लैरिफाइड कि इन केस यू हैव प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑनलाइन सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अगर आपके एड्रेस रिकॉर्ड पे है तो यू हैव टू मेंशन द स्टेट ऑफ दैट रिसिपिएंट, राइट? और इफ नॉट अवेलेबल देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर डालनी है, राइट? नाउ जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 128 अभी तक सबके नोटिस आ रहे थे। व्हाट वाज द लास्ट डेट ऑफ एमनेस्टी स्कीम? कितने दिन बाकी है? काफी कंफ्यूजन चल रही थी कि भाई 31 मार्च लास्ट डेट है, ऑफिसर्स नोटिस भेज रहे हैं कि भाई आपको एमनेस्टी का बेनिफिट लेना है तो आप लोग स्कीम की एप्लीकेशन कर दो, राइट? जिनके भी शो कोर्स चल रहे हैं। सो इन द मॉर्निंग एक एडवाइजरी इशू करी है जीएसटी पोर्टल पे। दे हैव क्लैरिफाइड कि द लास्ट डेट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम किसके लिए थे? आपके 73 के कोई भी नोटिस चल रहे हैं ना, देन यू कैन वेव योर इंटरेस्ट और पेनल्टी। जो आपके इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो वेव ऑफ हो जाएंगे, राइट? सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप लोग ने एमनेस्टी स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया हो, ठीक है? एज सच द लास्ट डेट वाज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफाइड जब भी होगी उसके 3 months के अंदर आपको एमनेस्टी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? नाउ अकॉर्डिंगली द लास्ट डेट वाज 30th जून 2025। लेकिन आपको जो पेमेंट है टैक्स की, अगर आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। क्लियर? अगर किसी के भी शोकोस हैं, 73 के केसेस कवर हो रहे हैं,
तो उनके केस में अगर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवियर करवाना है तो आप 31 मार्च से पहले एटलीस्ट पेमेंट कंप्लीट कर दो, so that you can apply for the amnesty scheme. Clear? Now, waiving late fee for the filing of 9C. एक्चुअल में 9C की कोई लेट फी थी? नहीं थी, मतलब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, राइट? तो ऑडिट चल रही है, काफी सारे जनों की 5 साल की ऑडिट हुई, तो ऑफिसर्स का क्या कंटेंशन है कि भाई आपने 9C फाइल नहीं किया तो जनरल पेनल्टी लगेगी, दैट इज 50,000, 25,000, 25,000। तो उन लोग ने काफी लोगों से वैसे पेमेंट भी करवाई अगर 9C was not filed, right? Now, by this circular, they have clarified कि 9C की कोई स्पेसिफिक लेट फी नहीं है, जो 9 की है दैट इज 200 पर डे, वही एप्लीकेबल होगी 9C के साथ, राइट? 9 तभी कंप्लीट फाइलिंग माना जाएगा इफ यू फाइल योर 9C ऑल्सो। सो दे हैव गिवन वन एमनेस्टी कि अगर आपके 22nd 23 तक के अगर 9C फाइल करने बाकी रह गए हैं, then you can file the same on or before 31st March 25th, right? इसमें क्या कंफ्यूजन है कि हमारे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, किसी स्टेट का टर्नओवर हमारा बिलो 5 करोड़ है, सो वी हैव नॉट फाइल्ड आवर 9C कंसीडरिंग कि उसमें एप्लीकेबल ही नहीं होता, राइट? एज सच ऐसा नहीं है, यू हैव टू कैलकुलेट द 5 करोड़ लिमिट ऑन अ पान बेसिस, राइट? तो अगर किसी का भी स्किप हो गया है किसी स्टेट का, इवन इफ दे आर हैविंग ओनली एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील टर्नओवर, राइट, देन ऑल्सो यू हैव टू फाइल योर 9C रिटर्न। और अगर स्किप हो गया तो यू कैन फाइल द सेम till 31st March 2025. Clear? Now, uniform rate of GST on sale of old used car. 25th Jan 2018 में नोटिफिकेशन थी कि भाई 1500 सीसी से कम की पुरानी गाड़ी सेल करी है, 1200 सीसी की है तो 12% रेट रहेगा, 18% रेट रहेगा, राइट? कंफ्यूजन ये हो रही थी कि डिटरमाइन कैसे करें एग्जैक्टली तो दे हैव क्लैरिफाइड कि विद इफेक्ट फ्रॉम 16 Jan 2025 इज देयर एनी सेल ऑफ ओल्ड यूज्ड कार, देन जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 18%। क्लियर? 12% जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सब्जेक्ट टू कंडीशन यू हैव नॉट अवेल दी आईटीसी। और बाकी तो आपको आइडिया ही है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू लेनी है एज पर इनकम टैक्स, और जो मार्जिन रहेगा ऑन मार्जिन यू हैव टू पे द जीएसटी। क्लियर? Now, forward charge mechanism on sponsorship service with effect from 16 Jan 2025. They have clarified कि if body corporate is providing sponsorship service, then it will covered under forward charge. Earlier क्या था? रिवर्स चार्ज था, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट दे रही हो। अब इसमें हो क्या रहा था कि बॉडी कॉर्पोरेट ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, राइट? स्पॉन्सरशिप इनकम मैंने दिखा दी मल्टीपल 5 लाख की, भाई मैंने, सामने वाला पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, नो वन इज गोइंग टू पे फॉर द सेम, ना ही फॉरवर्ड में इन्होंने पेमेंट किया, ना ही रिवर्स पे उस पे लायबिलिटी आई, राइट? सो आफ्टर 5 to 6 ईयर उन लोग को आइडिया लगा कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट पे फॉरवर्ड चार्ज पे क्लैरिफिकेशन, they have clarified कि with effect from 16 Jan, if you have received any sponsorship income and you are a body corporate, you have to pay GST under forward charge. Clear? Now, invoice management system क्या है एग्जैक्टली? अच्छा ये बताइए, सिर्फ इनवर्ड सप्लाई के लिए कि आउटवर्ड के लिए भी है? दोनों के लिए, राइट? So IMS is a system in which recipient taxpayer has to accept or reject. जैसे अभी हमने बोला था ना, क्रेडिट नोट सामने वाले पर्सन ने अपलोड कर दिया एंड वी हैव नॉट रिसीव्ड दैट क्रेडिट नोट, राइट? तो उसने तो अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करी, तो थ्रू IMS यू कैन रिजेक्ट दी क्रेडिट नोट, इनवॉइस, अगर वो आपको बिलोंग नहीं करते हैं तो आप लोग उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो, राइट? सपोज आपने क्रेडिट नोट अपलोड किया, सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, देन इन योर आउटवर्ड सप्लाई टैब जो आपकी लायबिलिटी है दैट विल इंक्रीज इन जीएसटी 3B रिटर्न, राइट? सो IMS कैसे इम्पेक्ट करेगा? जैसे 2B करता है, 11 तक या फिर 13 तक आप सामने वाले पर्सन के GSTR 1 फाइल हो गए तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन करंट मंथ GSTR 3B रिटर्न, राइट? और इफ आफ्टर दैट दे हैव फाइल्ड, तो इवन इफ आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लिए हैं, राइट, देन आल्सो इट विल रिफ्लेक्ट इन नेक्स्ट मंथ GSTR 2B। क्लियर?
as soon as the supplier has filed their GSTR1 return, it will automatically reflect in your IMS. IMS में वो आपका reflect करना शुरू कर देगा, right? Invoices that are kept pending to be claimed can be claimed till 30th, last date of October, filing of October 3P return जो हम लोग claim कर सकते हैं, right? So IMS में भी the last date to claim ITC is 30th November, right? After that वो automatically IMS में से निकल जाएंगे, considering the same as ineligible, right? ये जस्ट एक स्क्रीनशॉट रखा है IMS कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है. There are 3 एक्शन अवेलेबल ऑन द पोर्टल. द फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, राइट? इफ यू डोंट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं करोगे, वो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एज यू हैव फाइल्ड योर 3B, इट कंसिडर एज डीम्ड एक्सेप्टेड, कि आप लोग ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, राइट? सो इन फ्यूचर अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी आती है ड्यू टू क्रेडिट नोट एंड ऑल, यू हैव टू रिवर्स. असेसमेंट्स में आपको करना पड़ेगा. सो इट इज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट IMS के अंदर आपके क्रेडिट नोट्स अगर कोई भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जस्ट गो थ्रू इट, राइट? और टेक फॉलो फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेंडर्स, उनके क्रेडिट नोट्स आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी फ्यूचर में लायबिलिटी आएगी, राइट? अभी तो आपने कुछ एक्शन नहीं दिया, टोटली इग्नोर कर दिया, तो वो क्या हो गया, डीम्ड एक्सेप्ट हो गए, राइट? असेसमेंट में हमने बोला कि भी हमने तो एक क्रेडिट नोट रिसीव ही नहीं हुए, तो हम क्यों अपनी ITC रिवर्स करें? नहीं, आपको चेक करने हैं, राइट? और दिस स्पेसिफिक सिनेरियो, क्रेडिट नोट, अपवर्ड अमेंडमेंट इन क्रेडिट नोट, डाउनवर्ड अमेंडमेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है? इन सब ऑप्शंस के लिए आपके पास पेंडिंग का ऑप्शन नहीं आएगा. आपको या तो एक्सेप्ट करने हैं या तो रिजेक्ट करने हैं, और अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे, राइट? सो थ्रू आउट द ईयर आपके कोई भी क्रेडिट नोट IMS में दिख रहे हैं, तो जस्ट प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द सेम, कंफर्म विद द मैनेजमेंट, और अकॉर्डिंगली टेक फॉलो विद द रिस्पेक्टिव वेंडर्स, राइट? Otherwise at the time of assessment you have to reverse that ITC. Okay, clear? Now ISD mechanism, input service distributor, is going to be applicable from 1st April 2025, right? उससे पहले भी था प्रोविजन ये वाला, बट देयर इज ऑप्शन, आइदर वी कैन डू क्रॉस चार्ज या फिर ISD. ऑप्शन था हमारे पास कि अगर सपोज हमने ISD का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो वी कैन पास ऑन दी ITC रिलेटेड टू कॉमन सर्विसेज थ्रू क्रॉस चार्ज इनवॉइस, राइट? उसमें भी एक इम्प्लीकेशन से आती थी क्रॉस चार्ज के लिए. वैल्यूएशन रूल्स में इन्होंने क्या बोला कि इफ द रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल ITC, तो वट एवर अमाउंट मेंशन इन द इनवॉइस विल बी कंसिडर एज अ ओपन मार्केट वैल्यू, राइट? सो क्रॉस चार्ज में अगर आपने नहीं किए हैं और जो ब्रांच है आपकी इज एलिजिबल फॉर फुल ITC, सो आप डीम्ड 1 रुपीज जो भी वैल्यू डालोगे दैट विल बी कंसिडर एज एन ओपन मार्केट वैल्यू, राइट? नाउ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा एग्जैक्टली? इट इज अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेपरेट एंटिटी कंसिडर होगी, राइट? स्पेसिफिकली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन इनपुट सर्विसेज ओनली. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के लिए नहीं होगा, राइट? वट एवर कॉमन इनपुट सर्विसेज लाइक सॉफ्टवेयर सर्विस, राइट? मार्केटिंग सर्विसेज, लीगल कंसल्टेंट की रही, प्रोफेशनल फीस सर्विसेज, business loan has been taken which fund are utilized by all the branches, so bank charges, right? These are the just example of common services which are utilized by the all branches. So अगर common आपकी कोई भी सर्विस रहती है benefit of which availed by the each branch, तो then you have to take registration of an ISD. आपको ISD का registration लेना है, right? So क्या सभी states के लिए अलग अलग लेना है? No. जहां पे भी आपका HO है, मेनली रिकमेंडेड वही है कि जहां पे भी आपका हेड ऑफिस है विच मेनली रिसीव द इनवॉइसेस फॉर कॉमन सर्विसेज, राइट? तो आपको वहां पे एक ISD का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है, राइट? और जितने भी कॉमन सर्विसेज आप लोग रिसीव कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन दैट ISD नंबर टू ऑल दैट सप्लायर्स, राइट? तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, जितने भी कॉमन सर्विसेज रहेंगी वो आपकी ISD के अंदर, जैसे 2B रिफ्लेक्ट होता है ना, वैसे आपके ISD के अंदर वो सारी क्रेडिट आपको शो होंगी, राइट? फिर आफ्टर दैट यू हैव टू फाइल 1 मंथली रिटर्न, दैट इज GSTR 6 आपको फाइल करना है. उसके अकॉर्डिंग जितनी भी कॉमन ITC है दैट हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन योर
branches, right? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? बेस्ड ऑन द एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट? लेकिन अगर सपोज इन बिटवीन कोई आपकी ब्रांच एडिशन हो रही है तो उसका तो लास्ट ईयर का टर्नओवर ही नहीं है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा? नहीं, यू कैन कंसिडर द टर्न ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, राइट? सभी में डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि सिर्फ रजिस्टर्ड एंटिटी में करना है? राइट, इवन इफ दैट ब्रांच इज अनरजिस्टर्ड, राइट? कुछ कुछ आपके ब्रांचेस रहते हैं जहाँ पे आपकी सिर्फ एग्जाम सप्लाई है या फिर गोडाउन वगैरह है, बट आपने जो कॉमन सर्विस अवेल करी है लाइक इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस में वो गोडाउन का भी गुड्स कवर होगा ना, तो वो कॉमन में सर्विस में आ जाएगा. Then also you have to distribute that ITC to that unregistered entity also. SEZ को भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अनरजिस्टर को भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, राइट? तो जितनी भी कॉमन सर्विसेज रहेंगी लाइक सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, प्रोफेशनल, बैंक चार्जेस फॉर कॉमन लोन सर्विसेज वगैरह, वो सभी आपको वहां पे सब जगह विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल आपको आपका ISD का नंबर अपडेट करवा देना है, सो दैट यू रिसीव योर ITC इन द ISD मैकेनिज्म, राइट? ISD में आपको पूरी क्रेडिट आपकी इकट्ठी होगी and then you can distribute the same to your branches, right? So ISD is only for the distribution of credit, right? Now इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं अपने. Is there any limit for ISD registration? No, right? You have to take mandatorily ISD registration if you are availing any common services, right? It is ITC will not be available for goods. It is applicable for only common input services, right? Both eligible and ineligible ITC has to be transferred through GSTR 6. अगर आप GSTR 6 की यूटिलिटी फाइल ओपन करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएगा कि आपको एलिजिबल ITC ट्रांसफर करनी है या इनएलिजिबल करनी है, ठीक है? सो यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन एंड अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट द ITC टू देयर ब्रांचेस, बोथ एलिजिबल and ineligible, right? Your ISD is not required to file any annual return, but must have to file monthly GSTR 6 return, right? और लेट फी फॉर द सेम विल बी 50 रुपीज पर डे के हिसाब से जो रहती है 3B की. अगर आपका डिले हुआ है ISD रिटर्न फाइलिंग करने में तो आपकी 50 रुपीज लेट फी रहेगी, राइट? ISD invoice must be issued for the purpose of distributing ITC to the relevant attributable entities. Exactly क्या है ये? ISD से पेमेंट कर सकते हैं GST की. इट इज ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो बजट में इन लोग ने बोला कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑल्सो कवर्ड अंडर ISD मैकेनिज्म. तो क्या ISD वाले को RCM की पेमेंट करनी चाहिए? देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल फॉर ISD टू मेक द पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज, राइट? जो बेसिक, राइट, इट विल मेक द पेमेंट ऑफ RCM ऑन कॉमन सर्विसेज जो भी रहेगी, राइट? टेक द क्रेडिट, देन एज पर रूल they have to issue one invoice to the ISD. मेन HO ब्रांच जो रहेगी उनको ISD जो नंबर होगा उसके ऊपर एक इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, so that the credit pass on to the ISD. Accordingly after that ISD जो ब्रांचेस का टर्नओवर रहेगा उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगी. क्लियर? Is there any issue? नहीं, देखो अभी सपोज एग्जांपल लेते हैं 1 लाख का था इनवॉइस एंड यू हैव पेड 18% GST ऑन द 18,000, राइट? HO ने वो पेमेंट कर दिया, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट 18,000 टू योर ब्रांचेस इन योर टर्नओवर रेशियो, राइट? तो 18,000 में से जितना टर्नओवर आपका स्पेसिफिक रहेगा, सपोज 1 लाख इज द टर्नओवर, तो आपको C और S में उतनी ITC डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड द रिमेनिंग ITC सपोज 18,000 में से आपकी 9,000 आपकी ब्रांच को अलॉट हुई, बाकी की जो 9,000 बची दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू योर ब्रांचेस इन द फॉर्म ऑफ IGST क्रेडिट, राइट? नहीं, HO will issue invoice to the ISD. ISD will then distribute the ITC to their branches through GSTR 6.
राइट। वेंडर भी ट्रांसफर करेंगे तो I have already clarified. ISD cannot make payment of RCM. RCM की जितनी भी कॉमन सर्विसेज रहेगी, that invoices should be issued in the GSTN of main HO. वो ISD के ऊपर इनवॉइस रेज नहीं होगी। जितने भी रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी है कॉमन, वो HO के नेम पे इशू होंगे। फर्दर HO will issue invoice to the ISD. दोनों, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों में पेमेंट आ रही है, एज सच ऐसा नहीं है। HO RCM की पेमेंट जितनी भी रहेंगे ना, वो बेसिकली मेन HO के नेम पे आएंगे इनवॉइसेस। देन HO विल इशू वन इनवॉइस टू द in the name of ISD distributor. Then ISD distributor reallocate the same to their branches according to their turnover. Clear? Yes. As कम मतलब there are multiple services you are availing, right? So ऐसा है ही नहीं कि आपकी common services कुछ नहीं होंगी, but if there is any specific service related to that branch only, so there is no need to give the ISD number to that. You can give the GST number of that branch. If that this is particularly dedicated to a particular branch, then we do not require to put the ISP. Yes, it is only for distribution of common services. Clear? Now how to distribute the ITC? सेम स्टेट है, राइट? महाराष्ट्र में ही मेरा HO है और महाराष्ट्र में मैं आई हैव टेकन द ISD रजिस्ट्रेशन, राइट? सो इन महाराष्ट्र सेम स्टेट है, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट द ITC इन द फॉर्म ऑफ C and SGST, राइट? और फॉर डिफरेंट स्टेट वी विल डिस्ट्रीब्यूट द ITC इन द फॉर्म ऑफ IGST, राइट? सपोज एग्जांपल, आपने 1 लाख के ऊपर 18,000 की आपकी क्रेडिट हुई, राइट? So 18,000 में से 9,000 pertaining to Maharashtra branch only, that will distribute in the form of C and SGST. But for the state of Gujarat, even if वो C और S की credit क्यों नहीं थी, it will transfer in the form of IGST. Right? Clear? I have covered the same through example. Total credit available is this much. Based on their annual turnover, last year का आपको turnover लेना है relevant period के लिए. उसके accordingly you have to distribute the ITC on a monthly basis, right? Monthly you have to file the returns. और monthly basis पे आपको on the based of your previous year turnover you have to distribute the ITC. और अगर previous year का turnover is not available, then you can consider the last quarter turnover also, right? If specifically एक ही branch के लिए है common services, then either you can distribute the same to ISD और specifically अगर उसी branch के, तो it is recommended कि आप वही branch का GST number डाल दें, because it is not common services, right? So common services की list में क्या क्या cover कर सकते हैं हम लोग? Software कर सकते हैं, legal fees कर सकते हैं, advocates की statutory orders कर सकते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस में भी मल्टीपल ब्रांचेस साथ में कवर्ड हो जाएंगी, राइट? और बैंक चार्जेस, अगर कोई बैंक की लोन ली है, लोन फैसिलिटी, दैट फंड इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड बाय द ईच ब्रांच, तो वो ITC कॉमन में आ सकती है. सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाइड ऑन 31st March विच आर द कॉमन ITC, राइट? आपकी कॉमन ITC आपको आइडेंटिफाई करनी है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंशन द ISD नंबर टू द रेलेवेंट सप्लायर्स. आपको वो सब सप्लायर्स को मेल कर देना है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल मैंडेटरी हो गया, तो यू हैव टू मेक अमेंड आवर GST नंबर इन योर रिकॉर्ड्स. तो आप लोग ये थोड़ा टास्क कर लेना, अगर ISD एप्लीकेबल हो रहा है तो 31 मार्च को ही पूरी लिस्ट आउट करके कॉमन ITC की सर्विसेज का पॉइंट आउट कर लो. अकॉर्डिंगली आप लोग वेंडर्स को अपडेट भी कर देना, राइट? क्लियर? Now, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर क्रॉस चार्ज हैव टू बी डन. ISD आ गया है मैंडेटरी, तो क्रॉस चार्ज करना है कि नहीं करना है, एक क्वेश्चन रेज होता है, राइट? तो इट इज क्लियर कि क्रॉस चार्ज सेपरेटली होता है, दोनों ही एप्लीकेबल होंगे, राइट? ISD इज ओनली फॉर कॉमन सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉस चार्ज इज फॉर बिजनेस सपोर्ट सर्विस. हो गया आपके कुछ
स्पेसिफिक आप लोग कॉमन सर्विसेज दे रहे हैं, डायरेक्टर्स यहाँ पे भी सर्विस दे रहा है, उस ब्रांच में भी दे रहे हैं, देन यू हैव टू रेज द क्रॉस चार्ज इनवॉइस, राइट। सो दोनों अपने जगह पे रेलेवेंट है, क्रॉस चार्ज के भी इनवॉइसेस होंगे और आईएसडी के भी होंगे, बट आईएसडी अभी मैंडेटरी कर दिया है, लॉ में क्लैरिफाई कर दिया है, रेलेवेंट सेक्शंस हैज बीन इंसर्टेड, बट देयर इज नो स्पेसिफिकेशन फॉर क्रॉस चार्ज, राइट। और एज पर वैल्यूएशन रूल्स भी हम लोग देखें तो अगर आप रिसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, सो वट एवर अमाउंट आप लोग मेंशन करोगे क्रॉस चार्ज में, दैट विल बी कंसिडर एज अ ओपन मार्केट वैल्यू। क्लियर? एनी डाउट? अभी तक सब क्लियर जा रहा है? Same state वाला person. Same state is like Maharashtra mein I have my head office. I have taken my ISD registration also in Maharashtra, right? So ISD जो distribute करेगा that will be in the form of CNS, or if you have entity in Gujarat also, then it will be transferred in the form of IGST. We have multiple countries, Gujarat by only, so we do not have additional GST number, then there is no applicability. No, because in common pool 3B सबका combined file होगा तो उसमें ITCS ही मौजूद है। Clear? सेम स्टेट में होगा तो नहीं रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरी। पैन बेसिस स्टेट को रेवेन्यू लॉस होता है ना, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट आ जाएंगे ना, वहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इफ इवन वर्टिकल अलग अलग रहेगा, राइट, तो बट उनका 3B जो फाइल होगा वो कॉमन पूल में हो जाएगा एक साथ ही, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर आईएसडी फॉर दैट। नाउ इनके अपने जो भी सर्विसेज है तब तक मतलब बीएमडब्ल्यू लेवल पे ही मतलब डिस्ट्रीब्यूट करवा दे वेंडर के पास से, तो फिर इसकी रिकवरी रहेगी कब तक रिकवरी होगी? कुछ सर्विसेज आप नहीं करवा पाओगे, लाइक इंश्योरेंस हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक लोन के जो बैंक चार्जेस होंगे वेदर दे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इंश्योरेंस नहीं करेंगे। आप लोग की साइट होल्डर्स की पर्टिकुलरली ये लगा के सेक्शन वाइज है, तो मतलब ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है एक लोन को भी मतलब दोनों पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे अलग अलग है, तो पर्टिकुलर के लिए बट स्टिल अगर आपका बाय चांस कोई भी कॉमन रहता है, राइट, एंड यू हैव नॉट फुलफिल्ड दिस कंप्लायंस, तो आपको जनरल पेनल्टी विल बी लेवी, और इवन जो आईएसडी की क्रेडिट रहती है वो भी आपको इनएलिजिबल कंसिडर होगी, बिकॉज यू हैव टू फॉलो द आईएसडी मैकेनिज्म, कॉमन क्रेडिट है, तो माइट बी देयर चांसेस कि ऑफिसर विल डिसअलाउ दैट क्रेडिट फॉर नॉट फॉलोइंग द आईएसडी मैकेनिज्म। तो इट इज रिकमेंडेड कि पॉइंट आउट द लिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम थ्रू वन सिंगल मंथली रिटर्न तो फाइल करना है जीएसटी 6 में। Here now the recent changes on the GST portal. Introduction of e-way bill for gold in Kerala states with effect from 27th Jan 2025. It is specifically for goods movement in the state of Kerala. राइट, इंटरस्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपका जीएसटी नंबर भी केरला का है और वहीं पे ही आप लोग का मतलब मूवमेंट हो रही है, देन यू हैव टू फाइल ई-वे बिल अंडर द ऑप्शन ऑफ ई-वे बिल फॉर गोल्ड। अर्लियर क्या होता था कि पोर्टल अलाउ कर रहा था, इवन वी आर सेंडिंग गुड्स फ्रॉम गुजरात टू केरला, तो भी पोर्टल इज अलाउइंग टू जनरेट द ई-वे बिल, राइट। नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम 27 जैन उन लोग ने वो पोर्टल डिसेबल कर दिया है। You have to generate the e-way bill under the option of gold, e-way bill for gold option, right? और उसमें भी if you are having GST number of Kerala, then only is allowed you to generate the e-way bill. पहले कर रहे थे बट अभी इन लोग ने डिसेबल कर दिया वो क्वेश्चन, right? Now promoters and directors of the company can now complete their biometric authentication of एट जीएसटी सुविधा केंद्र। अभी इशू क्या आ रहा था कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिए, डायरेक्टर गुजरात में है, रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का लिया है, सो वो लोग बोलते थे कि महाराष्ट्र में जाके आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, राइट। नाउ दिस ऑप्शन इज अवेलेबल कि आपकी जो भी होम स्टेट रहेगी यू कैन सिलेक्ट द सेम एंड डू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। क्लियर? नाउ CBSE has amended GSTR 3B by editing the section of adjustment of negative liability. क्या है एग्जैक्टली? 3B के अंदर नेगेटिव आता था पहले? नहीं आता था, राइट। इसकी वजह से क्या होता था काफी टाइम पे कि भाई 1 में तो मैंने क्रेडिट नोट अपलोड कर दिए, 3B में पोर्टल नेगेटिव लायबिलिटी लेता नहीं था, बाद में हम भूल जाते थे,
एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ टैक्स रहता ही था, मोस्टली जगह पे स्किप हुआ है ये पॉइंट, राइट. सो नाउ दे हैव मेक दिस ऑप्शन अवेलेबल. यू कैन मेंशन द नेगेटिव लायबिलिटी आल्सो इन योर आउटवर्ड सप्लाई. क्लियर? नाउ द टैक्स पेयर विद aggregate turnover up to 10 crore or above must report e-invoice within 30 days. इवन आपके 100 करोड़ भी होते हैं तो भी आप लोग स्किप करते हो. अभी 10 करोड़ की लिमिट हो गया. अर्लियर इट वाज 100 करोड़. इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 100 करोड़ यू हैव टू जनरेट योर ई-इनवॉइस विद इन 30 days, right? Now the same has been reduced to 10 crore, right? So if your turnover is above 10 crore की ई-इनवॉइस 30 days में जनरेट कर देने हैं. अगर स्किप हुए तो आप लोग को काफी इश्यूज आते हैं क्योंकि वो पोर्टल बिफोर 30 days की डेट नहीं लेता है, राइट. सो इट इज रिकमेंडेड कि 31 मार्च को आपकी पूरी आउटवर्ड सप्लाई जितनी भी है जस्ट डू रिकंसिलेशन विद द इनवॉइस पोर्टल. और अगर कोई भी स्किप हो रहे हैं तो आप लोग जनरेट कर दो, अदरवाइज वो नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, राइट. और 30 days के बाद पोर्टल जनरेट करने नहीं देगा इवन इफ टाइम ऑफ सब, फिर ईयर भी चेंज हो जाएगा और नॉन कंप्लायंसेस की पेनल्टी भी लगेगी, राइट. क्लियर? So we are also covered little bit advanced rulings decision taken by the high courts, right? This is now Honorable Gujarat High Court held that assignment by sale and transfer of long-term leasehold rights constitute as a transfer of immovable property. It is neither considered as a supply of goods, neither considered as a supply of services. क्या इशू आ रहा था एग्जैक्टली लास्ट 5 years से? अहमदाबाद हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, डिपार्टमेंट आर इशूइंग नोटिस टू वेरियस क्लाइंट्स की भाई इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म लीज होल्ड राइट्स आपकी हैं तो यू हैव टू पे द जीएसटी ऑन द सेम, राइट. डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहे थे, काफी सारों ने पेमेंट भी करी, बट इन अर्लियर रिजीम means in service tax there is one clause ki if there is long term lease of above 30 years it will be considered as a financial lease, right? उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आता था, बट दे हैव नॉट मेंशन दिस प्रोविजन इन जीएसटी. जीएसटी में मेंशन नहीं किया था. जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट मेंशनिंग तो डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग कि इवन इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म लीज तो भी आपको 18% जीएसटी पेमेंट करना है. 1000 ऑफ नोटिस इश्यू हुए, सबसे इंटरेस्ट भी पे करवाया, पेनल्टी भी पे करवाया. व्हाट अबाउट आईटीसी? इट इज रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी तो आईटीसी भी डिनाई कर दी, राइट. So after 5 to 6 years, the matter is ongoing in the Gujarat High Court. As such, Maharashtra में भी है, Telangana में भी है. This matter is ongoing still, right? But in Gujarat High Court, they have held कि GST is not applicable on such transactions. इस पे GST नहीं आएगा. अभी जिन्होंने पेमेंट कर दिया उनका क्या? क्रेडिट भी गई, पेमेंट भी गया, इंटरेस्ट भी लगा, पेनल्टी भी लगा. व्हाट अबाउट दैट? नो सर्कुलर नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड टिल डेट कि भाई उस सबका क्या होगा, राइट. और देयर चांसेस की जैसे अभी लास्ट मैंने सेमिनार में कवर किया था एज इज वेयर इज बेसिस वाले, कितने सारे सर्कुलर इशू किए कि भाई जिन्होंने पे कर दिया उनको कोई रिफंड नहीं मिलेगा और फर्दर किसी के ऊपर लायबिलिटी आएगी नहीं. बट कंसिडरिंग द अमाउंट इसमें तो अमाउंट इन फ्यूचर ये लोग डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट तक जाए, इट इज रिकमेंडेड कि या तो हम लोग इसकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करके फर्दर चैलेंज कर दें कि भाई जिसके ऊपर जीएसटी की इम्प्लीकेशन ही नहीं थी एंड वी हैव पेड द सेम कंसिडरिंग द सेम एज अ लायबल फॉर जीएसटी. तो व्हाट अबाउट दैट कि उसका रिफंड मिलना चाहिए अपने को, राइट. बिकॉज आर्टिकल 265 में क्लैरिफाई है कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते जिसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती, एनी एक्सेस अमाउंट नहीं ले सकते, राइट. सो रिकमेंडेड है कि डिपार्टमेंट जब तक हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, उससे पहले हम लोग रिफंड एप्लीकेशन फाइल करके, रिट पिटीशन फाइल करके इसके अंदर जो भी एक्शन प्लान है वो कर सके, राइट. क्लियर? इसमें भी काफी सारे सिनेरियो हो रहे हैं, काफी सारों ने क्रेडिट यूटिलाइज कर ली, राइट. किसी ने अवेल करके रखी है, बैलेंस मेंटेन करके रखा है, किसी ने नॉट यूटिलाइज करी है, राइट. सो उन सब सिनेरियो में क्या, तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर आया नहीं है. जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं इसमें क्या होगा. उससे पहले अगर एक्शन लेना है तो वी कैन फाइल द चैलेंज द सेम इन द गुजरात हाई कोर्ट. अभी सच
नहीं, मेरा जहाँ तक कम्युनिकेशन हुआ डिपार्टमेंट में तो उन लोग को ऐसे ही बोला है कि अभी फर्दर आप लोग को इसमें कुछ भी नहीं करना, तो रेट फाइल कर दें फिर, रिकमेंडेड है रेट फाइल कर दो, क्योंकि पेमेंट करने का कोई सेंस नहीं है इसमें। इवन जिन्होंने पेमेंट कर भी दिया उनका भी फंड ब्लॉक हुआ, आईटीसी भी गई, राइट, और पेमेंट भी हुई है, तो इससे बेटर कि रेट फाइल करके, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया कि इट इज नॉट अ सप्लाई, और आईटीसी का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जब ये सप्लाई नहीं है तो आईटीसी का क्वेश्चन ही नहीं है अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन का, तो फिर उस पर अगर डिमांड है तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू मेक। है जब तक फर्दर नोटिफिकेशन कुछ, लेकिन अगर शोकॉज नोटिस इशू हो रहे हैं तो उसके लिए हम लोग रिट में जा सकते हैं। नाउ determination of interest payable under section 50 of the CGST Act without issuing SCN is a breach of principle of natural justice। अभी काफी सारे पर्सन SECs पे, टैक्स पेयर पे 51 का इंटरेस्ट का नोटिस आ रहा है, राइट, फॉर द फ्रॉम सिंस 2017-18 से जितने भी आप लोग ने रिटर्न फी भी लेट फाइल किया सबका इंटरेस्ट की डिमांड के नोटिस आ रहे हैं, राइट। सो इस केस में क्या करना चाहिए, वेदर इट इज अ वैलिड नोटिस। 17(5)(12) में they have given the power to collect the tax dispute, even time bar हो रहा है, right? So in this judgment they have clarified कि department have to follow the procedure, they have to issue for show cause in the form of 73 or 74, then they have to raise the demand under section 75(12). वो लोग ने जो directly notices issue करे हैं they are not valid, उनको challenge करके अपील फाइल कर देनी चाहिए, right, because 17-18 के तो ऐसा टाइम बार्ड हो गए, right? So they cannot directly issue notice under section 75(12), right? Clear? Now, in this judgment, what happened ki SSC has taken the IGST credit instead of C or SGST, right? So department level पे वो लोग drop नहीं करते हैं, they issue the demand order. What is mentioned in the act कि you have to make the payment under the correct head and claim the refund under the wrong head। आप correct head में payment करो, आपके ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं आएगी, एंड क्लेम द रिफंड ऑफ द इनकरेक्ट हेड, राइट। सो इतना प्रोसीजर करने से बेटर है, कॉमन पूल है, गवर्नमेंट को ही आईटीसी मिली है, राइट। तो इन दिस जजमेंट दे हैव क्लैरिफाइड दैट कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स टू बी ट्रीटेड एज अ पूल ऑफ फंड्स, जहाँ पे सारी क्रेडिट इकट्ठी होती है, राइट। So even if you have taken IGST credit instead of C or SGST, no demand has to be made for the same, right? It is a revenue neutral point, but it will not resolve at the assessment order। मतलब notice अगर आया है तो यहाँ पे drop नहीं होगा, but you have to file writ application for the same। Clear? Now, registration cannot be denied just because the applicant is from another state, right? अभी ऐसा हो रहा था कि हम लोग ने एप्लीकेशन करी दिल्ली में, डायरेक्टर इज नॉट इन दिल्ली, वहां पे कोई रजिस्टर पर्सन है ही नहीं जिनका दिल्ली में कोई है सिचुएटेड, राइट। सो डिपार्टमेंट इज डिनाइंग द रजिस्ट्रेशन। सो इन दिस जजमेंट दे हैव क्लैरिफाइड कि रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डिनाइड। आपको वहां का कोई भी एक ऑथराइज्ड पर्सन रखना है विच विल टेक ओवर द ट्रांजेक्शन, तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, राइट। क्लियर? नाउ Kerala High Court has approved whether seizure of cash from taxpayer premises is allowed under GST or not। आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट की सर्च हुई, राइट, उनको गुड्स मिला, काफी सारी चीजें मिली, इवन ही हैज आल्सो फाइंड द कैश, तो कैश को वो सीज कर सकते हैं? नहीं, एज पर जीएसटी एक्ट कैश को वो लोग सीज नहीं कर सकते, राइट। तो इट इज इलीगल इफ एट द टाइम ऑफ सर्च दे हैव सीज्ड योर कैश और हैंड ओवर दिस टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी और व्हाटएवर, इशू नोटिस फॉर द सेम, तो वो अलाउड नहीं है, राइट। तो सर्च के टाइम पे आपको काफी चीजों का ध्यान रखना है कि हु इज डूइंग सर्च, उसको परमिशन है कि नहीं है, अथॉरिटीज को उनके क्या टास्क है, कितनी परमिशन के अंदर वो लोग काम कर सकते हैं, वो सबका अवेयरनेस रहेगा, देन यू कैन डू द सर्च, राइट। नाउ is the list of year and GST compliance to be follow, right? as 31st March आ ही रहा है तो हम लोग ने जस्ट एक लिस्ट कवर करी है कि अगर इसमें से कुछ भी स्किप हो रहा है तो दे आर स्टिल 1 week to comply for the same, right? if you have not filed your LUT, it is recommended to file before 31st March, right? अगर
एक्सपोर्ट की एप्लीकेशन है तो आप लोग LUT के एप्लीकेशन पोर्टल पे कर दीजिए, राइट। मेक द एप्लीकेशन फॉर ISD रजिस्ट्रेशन इफ इट इज गोइंग टू एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, अगर स्किप है तो देयर इज 1 वीक स्टिल, मेक एप्लीकेशन फॉर ISD रजिस्ट्रेशन, राइट। If you are having any tax demand under section 73, अगर कोई demand notice है and you are not going to fight against the same, it is recommended to make the payment before 31st March 2025 and take the benefit of amnesty scheme, right? Now e-invoice reconciliation, as I have already clear कि आप e-invoice का अगर कुछ भी skip हो रहा है तो it is recommended to generate pending e-invoice for the same, right? ECL reconciliation, your balance cash ledger, credit ledger balance should be matched with your books of accounts. So it is recommended कि आप ECL लिखो कर लीजिए, और ITC which is not reflecting in GSTR 2B, तो आप उन पर्टिकुलर वेंडर से फॉलो अप ले लीजिए, राइट। और इफ ITC इज इन योर बुक्स और स्टिल नॉट रिफ्लेक्टिंग इन 2B, देन ऑल्सो इट्स रिकमेंडेड कि आप 31 मार्च को फुल ईयर का रिकंसिलेशन कर लीजिए, और जो भी ITC नहीं दिख रही है टेक फॉलो अप विद द रिस्पेक्टिव वेंडर्स, राइट। If your refund application is not filed for the financial year 23-24, अभी भी हमारे पास 3-4 आई हैं एप्लीकेशंस ऐसी कि भाई आपका रिफंड एप्लीकेशन स्किप हो गया, तो इट इज रिकमेंडेड कि इफ द कंपनी एंटिटी इज हैविंग एक्सपोर्ट टर्नओवर, तो उनकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई है, तो इट इज रिकमेंडेड टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एज सुन एज पॉसिबल। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, अगर किसी की भी स्किप हो रही है तो इट इज रिकमेंडेड टू फाइल द सेम, राइट। ITC reversal for non-payment to creditors as per rule 37, 31st March में just अगर if is there any outstanding payment of creditors, it is recommended to reverse the ITC of the same and reclaim the same at the time of after making the payment. Clear? If any RCM payments are still pending, तो just check all 15 CA CBs जो भी आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करी है, राइट, तो जस्ट गो थ्रू द सेम, और इफ एनी RCM पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग तो इट इज रिकमेंडेड टू मेक द पेमेंट इन मार्च मंथ रिटर्न, सो दैट फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जितने भी कंप्लायंसेस रहेंगे यू एंश्योर कि यू हैव फुलफिल्ड द सेम इन द मंथ ऑफ मार्च, राइट। नाउ e-invoice applicability, if your turnover is more than 5 crore, right? So in any previous financial year, so it is recommended to check the same. If e-invoice is applicable, तो make application for the same. E-invoice आप लोग अप्रैल से बनाना start कर दीजिए, as the invoice will not be considered as a valid invoice, or even recipient will not be eligible to claim ITC of the same, right? When check the unregistered, what happened? Check the PAN of the SECs if they are registered, to prepare e-invoice of the same, right? Now, various tools we are providing for reconciliation, like GSTR 2B reconciliation board we are providing, EGM details board, shipping, because it is taking time, so many days, one employee हमें उसके लिए specifically hired करता है, तो by using this board we get the data as soon as possible, right? So e-invoice reconciliation board we are providing, auto reminder mail for notice, बहुत सारे जगह पे notices skip हो जाते हैं, then demand order also issued, so we are providing auto reminder mail for notices on the portal, right? Not reflecting in 2B 2A reconciliation, these are the boards we are providing. और अभी जैसे IMS system is also coming, right? So by using this board you can do the work fast. Clear? I hope this session is insightful, knowledgeable to all of you. If you have any query, you can ask.